दोस्तों नमस्कार। संसद का सच क्या है, कभी आपने सोचा है? या ये मानकर चलते हैं कि हमने अपने प्रतिनिधि को चुन लिया और भेज दिया संसद, और संसद के भीतर वह हम ही से जुड़े सवाल तो उठाएगा, हमारी ही जिंदगी को तो ठीक करना वह चाहेगा। बड़ा मुश्किल सवाल है ये। जिस संसद के भीतर सवाल उठते हों, उन सवालों से लाभ इस देश के पैसे वालों को होता हो। जब सवाल उठाए जा रहे हों, उन सवालों के कोई सरोकार हमारी आपकी जिंदगी से जुड़े हुए ना होते हों, और अगर होते हों तो 100 में से 3%। जी, यह सवाल जवाब का सच है, लेकिन बात इससे आगे की है। संसद का अपना महत्व जब सांसद और मंत्री और सरकार ना समझे, तो फिर उसके बाद संसद की महत्ता और संसद को लोकतंत्र के मंदिर के तौर पर स्थापित कौन करता है? संसद का सही मायने में कच्चा चिट्ठा क्या कहता है? संसद में बैठकर अपने आप को लाभ दर लाभ पहुंचाना, यह संसद का सच है? या संसद का सच यह भी है कि वह जनता से कटता चला गया और जनता के भीतर आक्रोश उसी संसद को लेकर खड़ा हो गया? आज से नहीं, 1950 में पहली बार इस देश में नारा लगा था, संसद घेरो। उस वक्त तो नेशनल गवर्नमेंट थी, नेहरू प्रधानमंत्री थे। मौजूदा वक्त में तो पार्टियों की सरकार होती है। लेकिन तब से लेकर अब तक, यानी पहली संसद से लेकर आज की तारीख तक, संसद के घेराव को लेकर इस देश में हजारों बार अलग अलग आंदोलन हुए हैं, और उसमें तकरीबन 72 आंदोलन ऐसे हुए जो संसद की घेराबंदी के लिए निकल पड़े। लेकिन उस दौर में संसद की महत्ता थी। मौजूदा वक्त में क्या संसद की महत्ता बिल्कुल नहीं है? हम इतिहास में नहीं जाएंगे आज। मौजूदा वक्त में मौजूदा संसद जो चल रही है, जिसमें इस देश की सरकार चलाने वाली सरकार के अगुवाई करते देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं, पूरी कैबिनेट मिनिस्टर है जिनकी तादाद 75 के करीब है। दरअसल ये लोग कौन सा काम करते हैं और इससे जुड़ाव जनता का कितना होता है? अगर चुनाव की जीत हार के बाद जनता छोड़ देती है अपने प्रतिनिधियों के हवाले सब कुछ, तो वही प्रतिनिधि संसद में पहुंचकर क्या कमाल दिखलाते हैं, हमें लगता है कि आज इस कच्चे चिट्ठे को आप सुन लीजिए। उससे पहले एक सवाल जो आपके जहन में बीते 72 घंटों के भीतर लगातार उठ रहा होगा कि संसद पर लेकर जो घटना घटी है, उसके बाद जो सांसदों का विरोध हुआ है, और विरोध करने वाले सांसद चाहते थे कि इस देश की सरकार संसद की जो घटना हुई उस पर जवाब दे दे, लेकिन जवाब नहीं दिया गया और 15 सांसदों को बर्खास्त कर दिया गया, संसद के बाहर कर दिया गया। सवाल संसद के भीतर और बाहर होती घटनाएं और संसद जब चल रही होती है तब की स्थिति कौन सी ज्यादा नाजुक है, उसे आप सुने। उससे पहले अब अगले 5 दिनों तक संसद जो सोमवार से शुक्रवार तक चलेगी, उसमें कोई कामकाज नहीं होगा, क्योंकि सरकार जवाब देगी नहीं, और सरकार जवाब नहीं देगी तो विपक्ष उसे चलने नहीं देगा। इसका जिक्र आज कुछ इस तरीके से निकल कर आया, पहले आप इसे जरूर सुन लीजिए। जब तक गृह मंत्री दोनों सदनों में नहीं आएंगे और बयान नहीं देंगे, तो दोनों सदन का चलना, मैं समझता हूं, संभावनाएं बहुत कम दिखती हैं। We request the minister, Home Minister, kindly come to the parliaments and tell the parliaments whatever he wants to say. He owes an explanation to the parliaments and through the parliament to the people of India. For the last 2 days, we are asking, where is the Home Minister? Where is he? In the country, nobody sees him. In the parliament, he... अब विपक्ष कुछ भी कहता रहे, वो ये मानकर चल रहा है कि संसद शायद बहुत महत्वपूर्ण चीज है और संसद में सरकार को जवाब देना चाहिए, क्योंकि अगर सुरक्षा में चूक हुई तो सुरक्षा का दायरा और तमाम सुरक्षा एजेंसियां तो देश के गृह मंत्री के पास है, तो गृह मंत्री को संसद के दोनों सदनों में आकर जवाब तो देना ही चाहिए। लेकिन संसद की क्या हैसियत? सरकार को पता है कि चुनाव जीतना ही सब कुछ होता है, तो फिर संसद में जो बात कही जाए उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है वही बात मीडिया में जाकर कह दिया जाए।
और यही बात कल देश के गृहमंत्री अमित शाह ने किया। उन्होंने संसद के भीतर कोई जवाब नहीं दिया जो संसद में घटना हुई। उन्होंने एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में इंटरव्यू देते वक्त कहा, जो घटना घट गई उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। यानी संसद से ज्यादा महत्वपूर्ण इस देश का मीडिया है, इस देश का न्यूज चैनल है, क्योंकि सुबह से लेकर रात तक अगर वो सरकार के गुण ना गाए और सरकार के हक में ना बोले तो फिर कोई मनोवैज्ञानिक कारण बचता नहीं है कि इस देश की जनता कुछ हटकर सोच भी सके। उसे क्या सोचना है, कैसे सोचना है, और संसद के भीतर की घटना हो या सांसदों को निलंबित करने वाद की स्थितियां हो, जो मीडिया कहेगा वही सूचना तो रेंगेगी। तो सूचना महत्वपूर्ण है, संसद महत्वपूर्ण नहीं है। तो देश के गृहमंत्री अमित शाह ने एक न्यूज चैनल के सामने जाकर उन बातों का जिक्र किया जिन बातों का जिक्र अगर वो संसद में करते तो संसद का शायद कोई महत्व होता। लेकिन हमने शुरू में ही कह दिया है, लोकतंत्र के मंदिर का राग अलापते अलापते लोग लोकतंत्र को ही भूल गए और इस देश में सिर्फ मंदिर ही बच गया। और मंदिर की राजनीति ने सियासी परवान वक्त वक्त पे कैसा चढ़ाया है और 2024 से पहले इस परवान को कैसे चढ़ाने की स्थिति में सरकार आ रही है, आज बात उस पे नहीं होगी। जिक्र तो लोकतंत्र का होगा, जिस लोकतंत्र के जरिए संसद को जरा परीक्षण की स्थिति में लेकर आइए। इस संसद के भीतर इस सत्र में जितने भी सवाल उठे, उन सवालों की तादाद में वो कौन सी स्थिति थी जो आम लोगों से जुड़ी रही। इस संसद के भीतर जितनी भी कमेटियां बनी हुई हैं, उन कमेटियों को लेकर का भी कोई चर्चा इस रूप में हुई जिससे लाभ लोगों का हो। जो भी सवाल, जो भी कमेटियां और जो भी विशेष प्रावधान संसद के भीतर होता है, उसका सच क्या है? हमें लगता है उसका सच फिर से बताना शुरू करें। एक जवाब और सुन लीजिए। जब सरकार यह कहती है कि दरअसल संसद के भीतर इसीलिए विपक्ष गुस्से में है क्योंकि वह चुनाव हार चुका है, यानी सरकार जानती है चुनाव की जीत हार ही संसद तक पहुंचाती है, तो जीत हार के लिए जो हथियार होते हैं उन हथियारों को आप उसमें तैयार कीजिए, उसमें पैनापन लाइए। बनिस्बत इस देश में लोकतंत्र और संसद को जीवित रखने के अलावे भी बहुत काम है। क्या कहा सरकार ने, सुनिए जरा। 3 राज्यों में अपनी हार के बाद विपक्ष जहां एक और उस पे आत्मचिंतन ना करके रुकावट बन रहा है सदन को चलाने के लिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आप हार के कारण भी जानिए क्योंकि आप जनता के साथ जुड़े नहीं रहे, और कहीं ना कहीं सदन ना चलने देना इसका मतलब आप जनता से जुड़े मुद्दों को नहीं उठाने देना चाहते। तो सरकार के लिए चुनाव के चुनाव परिणाम बहुत मायने रखते हैं, उसने इंगित कर दिया। और विपक्ष ने कहा कि दरअसल संसद में आइए तो सही, लेकिन आइए अब जरा उस कच्चे चिट्ठे को खोला जाए। संसद के भीतर होने वाले सवालों में सवाल यह नहीं पास किसने दिया, यह भी नहीं कि पासवर्ड अपना कौन किसको दे देता है। सवाल यह है कि जो सवाल पूछे जाते हैं उसमें 42% सवाल इस देश के कॉरपोरेट और इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन से जुड़े हुए होते हैं, जो उनको लाभ पहुंचाते हैं। यह 42% एक एवरेज है। अब जो संसद सत्र चल रहा है इसमें तकरीबन जो सवाल उठाए गए वह तकरीबन 44% हैं, लेकिन हमने आपको एक एवरेज बताया है। इस फाइनेंशियल ईयर का एवरेज, बजट सत्र के बाद का एवरेज, जो 42% सवाल कॉरपोरेट, इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन के हक के होते हैं। 18% अपने क्षेत्र विशेष को लेकर होते हैं कि हमें यह चाहिए, यह नहीं मिला है, ये इसको मिलना चाहिए। 16% मंत्री की योजनाओं को लेकर सवाल होते हैं, इन योजनाओं को यहां बढ़ा दीजिए, इन योजनाओं से यह लाभ फायदा पहुंचा दीजिए, इन योजनाओं के लिए यह मुश्किल आ रही है। 14% सरकार की नीतियों को लेकर सवाल होते हैं कि आप ये पॉलिसी ले रहे हैं तो इससे ये मुश्किल होगी और इन तरीके से ये मुश्किल हमारे क्षेत्र में होगी या हमारे इलाके में होगी।
सिर्फ 3% आम लोगों की जरूरत से जुड़े हुए सवाल इस संसद के भीतर उठते हैं, जिसमें महंगाई भी एक है, जिसमें बेरोजगारी भी एक है, जिसमें मनरेगा का काम भी एक है और जिसमें इस देश के भीतर में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लगातार कम होता रोजगार भी है। बढ़ती हुई महंगाई में शिक्षा भी महंगी हो गई, वह भी इस 3% के दायरे में आता है। यह तो पहला सवाल है। दूसरा सवाल, जो विशेष तौर पर जो कमिटियां बनाई गई हैं, 40 कमिटियां काम कर रही है इस दौर में संसद के भीतर, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि समूचे लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य इन कमिटियों के भीतर बैठकर करते क्या होंगे और उसका आउटपुट होगा क्या जो इस देश को प्रभावित कर रहा हो? ऐसा आप कुछ ना सोचिए कि इन कमेटियों के जरिए कोई ऐसी बात निकल कर आए जिसके जरिए कहा जाए इतने सांसदों ने मिलकर इतना कमाल कर दिया। ऐसी कोई बैठक बीते 1 बरस में नहीं हुई। आप कहेंगे बीते बरस, हम आपको 2019 के बाद की परिस्थिति में ले जाते हैं। इस देश से जुड़े हुए सवालों को लेकर कोई ऐसी कमेटी की रिपोर्ट किसी भी मंत्रालय से जुड़ी कमेटी की नहीं आई जो बताती कि हमने एक रिपोर्ट दी और इस देश के लोगों से जुड़ी हुई उस रिपोर्ट का ये असर है। वो कोई भी क्षेत्र हो सकता है, वो हेल्थ सेक्टर हो सकता है, वो एजुकेशन सेक्टर हो सकता है, वह बिजनेस कॉमर्स सेक्टर हो सकता है, वो ट्राइबल का सेक्टर हो सकता है, शुल्क ट्राइब का सेक्टर हो सकता है, वो कोई भी सेक्टर हो सकता है। लेकिन किसी कमेटी ने इस दिशा में कोई काम नहीं किया, कोई ऐसा प्रस्ताव उनके पास नहीं आया। और चूंकि हर मंत्री ही हर कमेटी का चेयरमैन होता है और स्टेट मिनिस्टर्स जो होते हैं उसके साथ जुड़े होते हैं, उसके अलावे लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों को जोड़ा जाता है। तो हम तो बात आपसे कर रहे थे कि इस देश से इस संसद का क्या जुड़ाव है, या इस देश के भीतर संसद को लेकर जो सवाल है उन सवालों को लेकर उनके भीतर गुस्सा क्यों भर गया है। बात तो यह हो रही थी, लेकिन यहां तो इसके भीतर कोई काम होता ही नहीं है। आप कहेंगे थोड़ा इसको और डिफाइन कीजिए। सही बात है, जो 40 कमेटियां बैठी उसमें मान लीजिए उसमें पहली कमेटी आप एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर का लेते हैं। जाहिर है इससे पहले तोमर साहब थे मंत्री, तो वो चेयरमैन थे, अब वो नहीं है, तो अतिरिक्त विभाग जो है वह दे दिया गया अर्जुन मुंडा जी को, तो इस वक्त वह चेयरमैन है। उनके साथ 2 स्टेट मिनिस्टर हैं, कैलाश चौधरी और शोभा करंजले जो कर्नाटक से आती हैं। इसके साथ लोकसभा के 14 सांसद हैं इस कमेटी में, राज्यसभा के 5 सांसद हैं। हम कुछ के नाम पढ़ भी देते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाए कि इस देश को चलता कैसे है, संसद की जुड़ाव लोगों से क्यों नहीं है, और सांसदों का अपना जीवन भी, वह मुद्दे कुछ भी सड़क पर कहते हो लेकिन संसद से उनका कोई जुड़ाव नहीं होता है। अन्यथा वो संसद के भीतर ये शोर मचा सकते हैं कि इस कमेटी को भंग कीजिए, हम कमेटी के सदस्य नहीं रहेंगे, यह सब कुछ सिर्फ दिखावे के लिए है जो पारंपरिक तौर पर चलता आ रहा है। कोई तो कहे, कोई नहीं कहेगा। मसलन लोकसभा के 14 सदस्यों में कुछ नाम हम पढ़ देते हैं: असित कुमार मल, धनुष कुमार, गुरजीत सिंह औजिला, रमा देवी, संजय जाधव, विष्णुदत्त शर्मा, राजवीर दिलेर। राज्यसभा के भी 5 सदस्य हैं और राज्यसभा के 5 सदस्यों में एक सदस्य एच.डी. देवगौड़ा भी हैं जो पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। कांग्रेस के मुकुल वासनिक भी हैं, राम शक्ल भी हैं, आदित्य प्रसाद भी हैं, गीता और चंद्रप्रभा भी मौजूद हैं। लेकिन क्या आपने कभी सुना कि लोकसभा की इस कमेटी और राज्यसभा की कमेटी के जरिए एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर का कोई सवाल उठा हो? नहीं उठा होगा, आपने नहीं सुना। अगर आप लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट पे आ जाइए तो भूपेंद्र यादव चेयरमैन, चूंकि मंत्री वही हैं, उनके साथ रामेश्वर तेली जो स्टेट मिनिस्टर है वो होंगे। लोकसभा के 8 सांसद, राज्यसभा के 5 सांसद जुड़े हुए हैं। लोकसभा के 8 सांसदों के नाम भी सुन लीजिए, क्योंकि जिन जिन इलाकों से लोग आते हैं वो जरा जाने समझें कि एम्प्लॉयमेंट और लेबर को लेकर ये सांसद अपने क्षेत्रों के लोगों को क्या कहते हैं, और जिस जहां से कानून बनना चाहिए, जिसके लिए प्रोटोकॉल है कि वहां पर कमेटियां काम करें, वो कुछ नहीं करती है। भागीरथ चौधरी, हेमंत पारेख, प्रताप राव जाधव, उमेश जाधव, सुनील कुमार मंडल, सुनील कुमार सोनी, सुमेधानंद सरस्वती, तीरथ सिंह रावत, ये 8 लोकसभा के सदस्य हैं जो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट कमेटी से जुड़े हुए हैं। राज्यसभा के 5 सांसद अहमद अशफाक खान, इरेना कहाड़ी, राजमणि पटेल, संगीता यादव, सुशील कुमार गुप्ता, कोई काम नहीं।
एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर हो गया, लेबर एम्प्लॉयमेंट हो गया। हमको लगता है कि अलग अलग तरीके से रेलवे का जिक्र यहां इसलिए कर दें क्योंकि इसमें मैक्सिमम सदस्य हैं और इसको लेकर बहुत सारे सवाल हैं। वैष्णव साहब तो मंत्री हैं तो वो इसके चेयरमैन हो गए, 2 स्टेट मिनिस्टर हैं जो साथ में हो गए, इसके अलावा लोकसभा के 22 सांसद हैं, राज्यसभा के 5 सांसद जुड़े हुए हैं। लेकिन आपने सुना किसी कमेटी ने इस देश के भीतर यह सवाल खड़ा किया कि रेलवे की क्या हालत हो गई है? और ये वंदे भारत के चक्कर में और पैसा कमाने के चक्कर में जो इस देश में रेलवे का बंटाधार किया गया, रेलवे का निजीकरण किया गया, पटरियों को कॉरपोरेट के हवाले किया गया, कुछ रूट्स भी कॉरपोरेट को दिए गए, जनता की रीढ़ पर कैसे हमला हुआ, कोई कमेटी कोई रिपोर्ट दे पाई? कोई सरोकार है ही नहीं। जब इन सरोकारों का जिक्र नहीं हो पाता है तो हमें लगता है यहां पर जिक्र करना चाहिए एक रूल 377 एक रूल है जिसके तहत स्पेशल मेंशन के तहत उस मंत्रालय से जुड़े सवाल उठाए जाते हैं। यहां भी आपको सन्नाटा दिखाई देगा। जो स्पेशल पेंडिंग में पड़े हुए हैं, हमको लगता है 410 सवाल ऐसे हैं जो पेंडिंग में पड़े हुए हैं जिन पे काम होना चाहिए, नहीं हो पा रहा है क्योंकि संसद के भीतर जब देश के गृह मंत्री संसद से बेहतर न्यूज चैनल का दफ्तर माने और वहां इंटरव्यू देकर उस बात को करे जो उनको संसद में कहनी चाहिए, प्रधानमंत्री संसद में मौजूद रहने के बदले उद्घाटन समारोह में या फिर कहीं उद्घाटन करने, और आज तो वह मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद थे, ऐसा भी नहीं था उन्हें भाषण देना था, लेकिन अपनी मौजूदगी का एहसास उसी वक्त जब संसद चल रही हो या नहीं चल पा रही हो और उसको लेके बहुत सारे सवाल हर जहन में उठ रहे हो। तब भी देखिए 377 के तहत जो स्पेशल मेंशन किया जाता है उसमें कॉमर्स इंडस्ट्री से जुड़े 17 मामले अटके पड़े हैं, एजुकेशन से जुड़े 15 मामले अटके पड़े हैं, हेल्थ से जुड़े 22 मामले अटके पड़े हैं, सबसे ज्यादा रेलवे से जुड़े हुए 80 मामले हैं, एग्रीकल्चर से जुड़े 11 मामले हैं, लेबर एम्प्लॉयमेंट से जुड़े 7 मामले हैं, रूरल डेवलपमेंट उसमें कैसे मुद्दे होंगे भाई? मनरेगा में 100 दिन काम तो दे नहीं पाते हैं, कम से कम 100 दिन दे दीजिए। आपने लिखा है तो एवरेज आपका 47 दिन निकलता है। एक सवाल था स्पेशल मेंशन के साथ कि 100 दिन से बढ़ाकर 200 दिन कर दीजिएगा तो 100 दिन काम मिल जाएगा। इस पर भी चिंतन करने की स्थिति में सरकार नहीं है, जहां पर सबसे कम न्यूनतम मजदूरी दी जाती है। फिर भी संसद है, लोकतंत्र का मंदिर है, गुस्सा संसद को लेकर है, संसद के भीतर और बाहर हंगामा है, शोर है, लेकिन संसद को जनता से क्या लेना देना और जनता को संसद से क्या लेना देना, यह सवाल अब इसलिए बड़ा है क्योंकि बहुत सारे एश्योरेंस भी कहती है सरकार, अलग अलग इशू को लेकर सरकार बहुत एश्योरेंस देती है, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। आपको जानकर हैरत होगी, इस सरकार ने 2019 के बाद से 32,830 एश्योरेंस दी है जिस पर कोई पूर्ति नहीं हो पा रही। आप कहेंगे 32,000? जी, लोकसभा में 13,377 एश्योरेंस, राज्यसभा में 19,453 एश्योरेंस। अब इसके भीतर जब आप जाइएगा तो मसलन जो किसान आंदोलनरत हैं, आंदोलन की दिशा में बढ़ रहे हैं और जो किसानों के हक का सवाल है, चाहे वह उनकी न्यूनतम आय का सवाल हो, चाहे दुगनी आय करने का जो दावा सरकार करे, उससे जुड़े सवाल और उससे जुड़े भी आश्वासन सरकार देती है, लेकिन सब एश्योरेंस लिस्ट में डाल दिए गए। होगा तो पूरा करेंगे, उससे जुड़े हुए 863 एश्योरेंस सरकार दे चुकी है, जिसमें लोकसभा के भीतर 509 इंश्योरेंस और एश्योरेंस दिए गए हैं 354 राज्यसभा के भीतर। शिक्षा के क्षेत्र में जो यूनिवर्सिटीज की हालत है, जो वीसीज की हालत है, जो इस देश के प्रोफेसर्स की हालत है, जो भर्ती नहीं हो पा रही है, एजुकेशन का जो संकट है, 1742 एश्योरेंस सरकार ने दी, जिसमें लोकसभा के भीतर 1032 एश्योरेंस, राज्यसभा में 710 एश्योरेंस। पूर्ति किसी की नहीं हुई। हेल्थ और फैमिली वेलफेयर से जुड़े मामले जिस पर सरकार ने एश्योरेंस दी 1353 मामलों पर, लोकसभा के भीतर 828 और राज्यसभा में 525 एश्योरेंस दी गई। इतना ही नहीं, इस देश के भीतर में जो ट्राइबल अफेयर का मामला है उसमें भी आदिवासियों को लेकर सरकार ने 272 एश्योरेंस अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके से दिए हैं। सवाल यह नहीं कि देश के राष्ट्रपति इस वक्त आदिवासी महिला है, सवाल यह है कि आदिवासियों के लिए जो मुश्किल हालात हैं वो सवाल जब संसद के भीतर आए तो सरकार ने एक भरोसा दिया, हम इसे पूरा करेंगे, हम आपको एश्योरेंस देते हैं। लेकिन ठंडे बस्ते में
और एश्योरेंस की तादाद 272, लोकसभा में 184, राज्यसभा में 88। लेबर और एम्प्लॉयमेंट 930 एश्योरेंस सरकार दे चुकी है। 2 करोड़ नौकरियों का नहीं, उससे हटकर भी एश्योरेंस खूब दिए गए हैं। 555 लोकसभा में, 375 राज्यसभा के भीतर में। लॉ एंड जस्टिस को लेकर एश्योरेंस 1352 एश्योरेंस दिए गए हैं। रेलवे में 2083 एश्योरेंस दिए गए हैं। और होते होते हमको लगता है कि जब शहरी विकास, एम्प्लॉयमेंट और ग्रामीण क्षेत्र और एम्प्लॉयमेंट का हिस्से में आएगा तो सबसे कम एश्योरेंस दिए गए हैं, क्योंकि मुद्दे उठते ही नहीं हैं, जिसका जिक्र हमने इससे पहले कर दिया। अर्बन अफेयर और एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में सिर्फ 3 एश्योरेंस हैं। लोकसभा में 1 भी नहीं, 3 एश्योरेंस राज्यसभा के भीतर है। वह भी उस रोजगार को लेकर जुड़ा है जो सरकार दे पाने की स्थिति में नहीं है। और ग्रामीण क्षेत्र, वहां की हालत तो और बुरी है। सिर्फ एक मामला है जिसमें एश्योरेंस सरकार ने दिया, रूरल एरिया और एम्प्लॉयमेंट को लेकर, वह भी राज्यसभा में, जिसकी पूर्ति कर पाने की स्थिति में वो नहीं है। पता नहीं कैसी कैसी योजनाएं इस दौर में आती चली गई, स्किल डेवलपमेंट से लेकर हर चीजों की, लेकिन कोई महत्व नहीं। 3 सवाल सबसे महत्वपूर्ण। संसद इस देश के सरकार की फहरिस्त में पहले नंबर पर नहीं, शायद आखिरी नंबर पर है। इस देश के भीतर में चुनाव जीतना हारना ही सब कुछ है, और चुनाव जीतने हारने के लिए जो हथियार उपयोग में लाए जा सकते हैं, पहली प्राथमिकता उनके इस्तेमाल की है, संसद के बाद की है। इस देश के भीतर में आम लोगों से जुड़े हुए सवालों को लेकर संसद के सरोकार या संसद की संवेदनशीलता शून्य है, जो उसकी अपनी फेरिस्त पूरी बतलाती है। और इन तमाम चीजों के बीच इस देश के टैक्स पेयर के पैसे की सबसे ज्यादा लूट अगर कहीं होती है तो वो संसद में होती है, जहां पर इस देश की जनता टैक्स का पैसा जो देती है उसके जरिए पूरी संसद का उपभोग किया जाना, सांसदों के वेतन और पेंशन दोनों का बढ़ते चले जाना, और उसमें इतना इजाफा होना कि इस देश के भीतर में कॉरपोरेट के भीतर भी उतने % का इजाफा किसी एक आम अफसर का संभव नहीं है। नेटवर्थ तो कॉरपोरेट के मालिकों का बढ़ता है, इसी तरीके से इस देश में वेतन और पेंशन सांसदों का बढ़ता है। सुविधाओं की पोटली उनकी बड़ी होती है, और सवाल उसके बावजूद भी संसद से करने पड़ते हैं, क्योंकि हमने कह रखा है कि लोकतंत्र चुनाव है और लोकतंत्र का मंदिर संसद है। दोनों के बीच कोई तालमेल हो या ना हो, और इस परिस्थिति में इस देश के मुद्दे तब खड़े हैं जब संसद की घटना को लेकर संसद के भीतर भी जवाब देने की स्थिति में कोई ना आ पाए, और घटना करने वाले इस देश के 6 अलग अलग जगहों के युवाओं के भीतर यह सवाल रेंग रहा हो कि वह अपने मुद्दे उठाएं तो कहां उठाएं। आखिर में संसद दिखाई देती है, और संसद उसके बाद बेचैन हो जाती है। वह अलग अलग लकीर खींचना शुरू कर देती है। वो समझ जाती है कि इस देश के मन में शायद कुछ और है जो संसद के मन में नहीं है, और उसकी रईस भरी निद्रा पर एक झटके में संसद से बाहर से पानी नहीं, मिर्च छिड़की जाती है, और यह बेचैनी पैदा कर देता है। और इसीलिए महात्मा गांधी की जो प्रतिमा है संसद के परिसर में, उसके सामने मूक खड़े होकर सांसद अपने उस विरोध को जतलाते और दिखलाते हैं कि गांधी कम से कम बचे हुए हैं, वो तो नहीं बचे। तो फिर संसद कैसे बची हुई है, यह सवाल शायद सोचना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।